हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट एसएल शर्मा। दोस्तों, आज हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको आईपीसी के सेक्शन 406 भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 406 के बारे में मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं कि भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 406 किस अपराध के लिए लागू होता है और इसमें सजा का क्या प्रावधान है, बेलेबल ऑफेंस है या नहीं है। तो आज समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूं आईपीसी सेक्शन 406 क्या है। सेक्शन 406 में मोटा मोटी आप समझ लो विश्वास का आपराधिक हनन, यानी किसी के विश्वास को तोड़ना, विश्वास का आपराधिक हनन हो गया। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 406 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वास के भरोसे पे कोई वस्तु या संपत्ति मूवेबल या इमूवेबल हो वो उसको दी है और उस व्यक्ति ने उस संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया, किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी और जब पहला व्यक्ति मांगने पर नहीं लौटाया तो वह विश्वास के आपराधिक हनन का दोषी होगा और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, जो लागू अपराध होता है इसमें विश्वास का आपराधिक हनन, जो मैंने आपको सजा 3 वर्ष या आर्थिक दंड दोनों बताया था, और यह एक गैर जमानतीय संज्ञेय अपराध है और इसको प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। दोस्तों, यदि अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति संपत्ति के मालिक जिसका विश्वास भंग हुआ है, यानी जिसकी प्रॉपर्टी थी या संपत्ति थी जिसका विश्वास भंग हुआ है, केस द्वारा समझौते योग्य भी है, यानी ये ऑफेंस समझौता योग्य भी है। और आईपीसी की जो धारा 406 में जो विश्वास का आपराधिक हनन का मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि आजकल के समय में हम लोगों को जो जानकारियां प्राप्त होती समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों और अन्य किसी प्लेटफॉर्म मीडिया के द्वारा जैसे फेसबुक, ट्विटर इत्यादि से हमें देश विदेश में हर जगह की आपराधिक गतिविधियों के बारे में पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जैसे बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, किसी भी को धोखा देना इत्यादि। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्रदान कराने और अपराधी को सजा दिलाने के लिए देश में कुछ न कुछ कानून लागू है। हमारे देश में भी आपराधिक कृत्यों को सजा देने के लिए भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनों को लागू किया गया है। अब आती है धारा 406, यानी क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति या उसकी किसी भी अन्य प्रकार की निधि पर अकाल्पनिक या थोड़े समय के लिए अधिकार मिलने पर उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, क्रय विक्रय संपत्ति का कर देता है, या उसे फर्जी तरीके से अपने नाम पर परिवर्तन करा लेता है, तो विश्वास के आपराधिक हनन का दोषी होता है।
जिसका स्पष्ट उल्लेख आईपीसी की धारा 405 में स्पष्टीकरण के साथ भी किया गया है। दोस्तों 406 को मैंने पहले भी आपको उदाहरण के तौर पे बताया था। यदि मान लीजिए कोई कंपनी का मालिक उसी कंपनी के किसी कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड के पैसे, भविष्य निधि के पैसे या और किसी प्रकार के फंड के पैसे, जिसके लिए उसने मजदूरी में से कुछ राशि, जो अपनी सैलरी में से कुछ राशि की कटौती कर लेता है, जो उसकी सैलरी बनती है उसमें से वो कंपनी का मालिक कटौती कर लेता है, पर उसे उस कर्मचारी के निधि खाते में जमा न करके उसका दुरुपयोग या अपने लिए प्रयोग कर लेता है, तो वह मालिक इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। केवल यही नहीं, विश्वास का आपराधिक हनन किसी भी विल, निधि, चल अचल संपत्ति से भी संबंधित हो सकता है। और जब पीड़ित व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाता है तो पीड़ित व्यक्ति को उसकी जो सूचना होती है उस पर पुलिस के अधिकारी द्वारा इस बात का संज्ञान लिया जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा में वर्णित इस अपराध को गैर जमानती अपराध माना गया। इसके लिए पुलिस अधिकारी भी इस संगीन अपराध की अच्छे ढंग से छानबीन करते हैं। जो सजा का जो प्रावधान मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर भारतीय दंड संहिता की जो सजा है 3 साल, अगर कोई इसका दोषी पाया जाता है तो इसमें न्यायालय द्वारा 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है, अप टू 3 इयर्स तक बढ़ाया जा सकता। और केवल यही नहीं, कारावास के साथ साथ अगर दोषी को आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है, या फिर भारतीय दंड संहिता में ऐसे दोषी व्यक्ति पर दोनों सजा का प्रावधान भी है। आर्थिक दंड की जो राशि होती है ना, वो न्यायालय अपने विवेक से निर्धारित करती है, जिससे न्यायालय आरोपी व्यक्ति के द्वारा किए गए जुर्म की गहराई और आरोपी की हैसियत को ध्यान में रख के की जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों आती है 407 और 408 में भी 7 वर्ष की कारावास की साधारण और कठिन सजा लिखी गई है। 407 और 408 धारा होती है। तो दोस्तों धारा 409 में दोषी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। अब आता है 406 में जमानत का प्रावधान। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 406 है, यह एक गैर जमानतीय अपराध की सजा का प्रावधान है, यानी गैर जमानतीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब होता है कि धारा 406 के अनुसार आरोप लगाए गए व्यक्ति को जमानत बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होती है, या यह भी नहीं कह सकते कि जमानत प्राप्त नहीं होती है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। ऐसे अपराध में एक आरोपी को पुलिस स्टेशन से तो जमानत प्राप्त हो ही नहीं सकती, और जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी जमानत की याचिका को निरस्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसे अपराध में जब एक आरोपी अपने प्रदेश की उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर करता है, तो केवल आरोपी या उसके परिवार में किसी भी आपात स्थिति होने के कारण ही उसे जमानत मिल सकती है। किंतु उच्च न्यायालय में भी जमानत मिलने के अवसर काफी कम होते हैं।
दोस्तों, जो आईपीसी की जो प्रक्रिया है उसमें 406 के मामले में किसी भी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने का प्रावधान नहीं दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अपनी याचिका दायर करता है तो उसकी याचिका निरस्त कर दी जाती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि धारा 406 में वकील की क्यों जरूरत होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 का अपराध एक बहुत ही संगीन और गैर जमानतीय अपराध है, जिसमें एक दोषी को कारावास की सजा के साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान दिया गया है, जिसमें जो सजा कारावास की जो सजा है वो अप टू 3 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, ऐसे अपराध में किसी भी आरोपी का बच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसमें आरोपी को निर्दोष साबित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसी विकट परिस्थितियों में निपटने के लिए आपको केवल एक कुशल वकील ही ऐसा कर सकता है, जो किसी भी आरोपी को बचाने के लिए उचित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और अगर वकील अपने क्षेत्र में निपुण वकील है तो वह आरोपी को आरोप मुक्त भी करा सकता है और विश्वास के आपराधिक हनन जैसे बड़े मामलों में ऐसे किसी निपुण वकील की जरूरत होती है जो अपने मामलों में पारंगत हो। धारा 406 जैसे मामलों में जिसमें आपके केस को जीतने के अवसर भी बढ़ जाते हैं। अब बात आती जरूरी दस्तावेजों की होती है। दोस्तों, इन सभी सवालों से जुड़ी जानकारी आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको इस सवाल से या इस धारा से जुड़ी किसी अन्य कानूनी व्यवस्था जुड़ी, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी इत्यादि से जुड़ी से किसी भी सवाल की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर कमेंट्स कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस धारा 406 आईपीसी की जानकारी प्राप्त हो सके और किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। दोस्तों, मेरा मकसद केवल आपको आईपीसी की धारा 406 के बारे में कानूनी जानकारी उपलब्ध कराना था। अगर आपको कुछ त्रुटि लगी हो या कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा मकसद केवल आपको जानकारी उपलब्ध कराना था। अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, कोई घटना घट रही, तो आप अपने किसी इलाके के निपुण वकील से कांटेक्ट कीजिए जो आपका बचाव कर सके। दोस्तों, इसमें आपको वकील से कांटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है ताकि वो आपको इस धारा से बचा सके या आपको आरोप मुक्त करा सके। अगेन दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।